वाटरशेड मैनेजमेंट, ये भी एक तरीका है वाटर को कंजर्व करने का, वाटर को बचाने का। वाटरशेड मैनेजमेंट एक्चुअली क्या कहलाता है कि हमको पानी का इस तरह से व्यवस्था करना है या पानी को बचाने की इस तरीके से व्यवस्था करनी है जिससे कि जितने रिसोर्सेज हैं वाटर के और जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके, सिंक्ड हो सके। इस पे कुछ अलग से बनाने या करने का कुछ नहीं रहता है। वाटरशेड मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पेशली सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेस फॉर कंजर्वेशन, रीजेनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेस। यह जुडिशियस यूज का मतलब ये है कि हर प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको समान तरीके से हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ऐसे बोलने से तो लगता है कि क्या है ये वाटर सेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो सुना नहीं है कभी या क्या है। ये एक नेचुरल टेक्निक है, मतलब पृथ्वी की बनावट को ध्यान में रखते हुए हम बस उस जो नेचर ने हमको बहुत सारी चीजें लर्न कराई। जो गांव के लोग रहते हैं वो भले पढ़े नहीं रहे लेकिन उनको पता रहता है कि कब बारिश होने वाली है, कहाँ से पानी बह के कैसे जाएगा, कहाँ पर सांप निकलेंगे, कहाँ क्या है। क्यों? क्योंकि वो नेचर से ही लर्न किए रहते हैं। बस उसी लर्निंग से हमको पानी को यहाँ पर सेव करना है, उसको मैनेज करना है, उसको बचाना है ताकि लंबे समय तक चल सके। इसका पर्पस क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट का कि जो वाटर की इनफिल्ट्रेशन रेट है, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है कि सरफेस से लेकर के पानी बूंद बूंद करके नीचे जाता है तो वाटर टेबल बढ़ता है, तो इसको कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। तो इसका पर्पस है कि रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाना, जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना और सॉइल इरोजन को रोकना। अगर हमने ये तीन चीजें कर ली तो बहुत सारे कैलामिटी से बच जाएंगे, वाटर सॉइल के बहुत सारे पोल्यूशन से बच जाएंगे, इकोसिस्टम बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है। वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए हमको जमीन की बनावट को थोड़ा समझना होगा। बारिश का पानी गिरता है और गिरने के बाद में आप देखे होंगे कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है, उसी डायरेक्शन पे तेजी से बढ़ते हुए आगे चला जाता है। उस डायरेक्शन पे क्यों जाता है ये आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो समझेंगे कि कुछ 100 साल वर्षों पहले यहाँ जब लोग नहीं रहते थे तब उस समय भी तालाब हुआ करते थे। तालाब कोई खोद के तो नहीं बनाया होगा, तालाब बने कैसे, वाटर रिजर्वायर बना कैसे, और हर साल वो रिचार्ज भी हो जाता है। तो नेचर ने इस टाइप से अरेंजमेंट बनाया है कि जो लो लेइंग एरिया है वहां पे वाटर अपने आप सब साइड का जमा होकर के बहते चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमको ये देखना है कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे जो भी लैंड एरिया है वहां पर पानी जब गिरता है तो गिरने के बाद वाटर कलेक्ट होकर के कुछ एरिया ऐसे उठा रहता है और कुछ एरिया ऐसे नीचे गिरता हुआ रहता है। तो जो नीचे गिरने वाला एरिया है वहां पर पूरा पानी इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर के वो जाता है और जाने के बाद आगे नदियों में मिल जाता है। अगर हम इस चीज को ध्यान में करें तो बहुत सारा पानी इधर उधर जो बचा रहता है वो बचेगा नहीं और वो वाटर सीधे जाएगा ग्राउंड वाटर में। इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, उस ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। अगर वाटर को इधर उधर बह करके वेस्ट ना होने दिया जाए और सीधे इसी डायरेक्शन पे लाला जाए तो वाटर काफी समय तक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमीन के अंदर आएगा। तो इसके लिए छोटे छोटे एक्वीफायर्स बनाए जाते हैं मैनेज करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस साइज का जरूरत है हमको, ड्रेनेज कैसा है वहां पे, शेप कैसा है, और जो लैंड है जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है। वाटरशेड बनाने के लिए इसको वाटरशेड को चार कैपेसिटी के अनुसार से चार टाइप में डिवाइड किया गया है। मैक्रो वाटरशेड, नाम से ही क्लियर है, मैक्रो मतलब बड़ा होगा ये, तो इसकी क्षमता होती है 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर की ग्राउंड एरिया में। माइक्रो वाटरशेड जो 100 से 1000 हेक्टेयर एरिया तक फैला रहता है। मिनी वाटरशेड जो 10 से लेकर के 100 हेक्टेयर एरिया तक फैला रहता है। और माइली मिली से भी और छोटा वाटरशेड जो है वो 1 से लेकर के 10 हेक्टेयर एरिया तक फैला रहता है। ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, उस जमीन का लैंड का पैटर्न कैसा है। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के।
तो जैसे बाकी सब चीजों के मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी 4 फेज हैं। फर्स्ट है रिकॉग्निशन फेज, सेकेंड इज द रिस्टोरेशन फेज, थर्ड इज द प्रोटेक्शन फेज एंड फोर्थ वन इज द इम्प्रूवमेंट फेज। रिकॉग्निशन फेज में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हो सकता है। रेस्टोरेशन फेज में हमने प्रॉब्लम देखा कि भाई इस एरिया में पानी बहुत ज्यादा बह रहा है, वेस्ट हो रहा है या ड्रॉट है, तो जब वर्षा का पानी आएगा तो हमको वाटरशेड मैनेजमेंट करके यहाँ पे पानी को बचाना है। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुआ। रिस्टोरेशन फेज का मतलब ये होता है कि हम ऐसा तरीका निकालें, हम ऐसा एरिया सेलेक्ट करें जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इट मीन्स सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, जो हमने फर्स्ट स्टेप में रिकॉग्नाइज किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट कहलाता है प्रोटेक्शन फेज। प्रोटेक्शन फेज में हम जितने भी टाइप की एक्टिविटीज हैं उसको केयर टेकिंग का काम करते हैं। जनरल हेल्थ देखते हैं, वाटरशेड का नॉर्मल फंक्शनिंग को देखते हैं, इस तरह से जितने भी इश्यूज हैं उन सबको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और जो फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप, इम्प्रूवमेंट फेज। इम्प्रूवमेंट फेज में हमको ये देखना पड़ता है कि हमने जो बनाया है उस पर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और कितना लैंड एरिया कवर हो सकता है, तो ये स्टेप कहलाता है इम्प्रूवमेंट फेज। अब इसके प्रिंसिपल्स होने से क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है। भाई पानी है तो सब कुछ है। अगर जमीन में जल की मात्रा ज्यादा है तो उससे फूड, फॉडर और फ्यूल, फूड खाने वाली चीज, फॉडर मतलब एनिमल जिसको खाते हैं वो चारा, और फ्यूल मतलब जिससे लकड़ी जलाई जाती है, इन सब का प्रोडक्शन बहुत अच्छा। डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, उससे जो एयर और वाटर का पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमको पानी के रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉयट करने की जरूरत नहीं है, पेड़ भी अच्छे से लग रहे हैं, सब नेचुरल वे पे हो रहा है, तो जितना भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन है उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो फ्लड में भी कंट्रोल कर रहा है, वाटर स्टोरेज भी बढ़ा रहा है और सेडिमेंटेशन प्रोसेस को भी देख रहा है। ये वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन भी हो रहा है, कंजर्वेशन भी हो रहा है, क्योंकि पानी अगर मिलता रहेगा साल भर तो पेड़ पौधे, जीव जंतु भी सब अच्छे से रहेंगे। इरोजन कंट्रोल हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हो रहा है, सॉइल अच्छे से रह रहा है, बच रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स है जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, कैटल प्रोडक्शन, तो ये सब चीजें वहां पर बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, मतलब फायदे ही फायदे हैं। इसके लिए मैं श्री राजेंद्र सिंह जी का नाम यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, जिनको कि आप लोग भी जानते होंगे, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनसे आप मिलेंगे, बहुत ही सिंपल इंसान है, लेकिन इन्होंने राजस्थान के लिए इतना ज्यादा काम किया है कि पहले जहां राजस्थान में रेगिस्तान हुआ करता था, आज देखेंगे तो वहां बहुत हरियाली है, छोटे छोटे इन्होंने वाटर शेड बनाए हैं। इनका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि पानी को बस बहने दो, जिधर जिधर जा रहा है बस वहीं जाने दो, वही उसका नेचुरल रास्ता है, और उस रास्ते को, पानी को स्टोर करके कंजर्व करके चलते, आसपास का जो पानी आ रहा है उसको उसी रास्ते में करो और पूरा आगे चलने दो। इनकी एक खासियत और भी है कि वेजिटेशन देख के पहचान जाते हैं कि पानी बह रहा है तो उसके नीचे में पत्थर होगा कि क्या हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट बहुत लंबे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि पानी यहाँ लंबे में है, नीचे बहुत नीचे मिलेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट एडवेंटिशियस रूट रहते हैं, मतलब ऐसे फैले फैले रूट रहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि पानी यहाँ सरफेस में है। उसको देख करके उन्होंने राजस्थान में पूरी हरियाली ला दी, वाटरमैन जिनको बोला जाता है। हालांकि बहुत पॉलिटिकल इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे, रोकने का काम भी हुआ इनके काम को, बट ये अपना काम निरंतर करते चले गए। तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है आज वाटर कंजर्वेशन के लिए।